Yeah, hello everyone. Uh, Hello, hello, hello. yeah, okay, चलो. Hello. So I'm Janak. तो मैंने एडमिशन लिया था ट्रिपल आई टी हैदराबाद MS बाय रिसर्च EC प्रोग्राम में इन जुलाई 23 और अभी रिसेंटली मैंने कंप्लीट किया है. और आज हम बात करने वाले हैं MS बाय रिसर्च CSE के बारे में. तो हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे फ्रॉम इम्पोर्टेंट डेट्स देन फॉर्म फिलिंग देन आपका एग्ज़ाम देन इंटरव्यूज़ एंड उसके बाद की चीज़ें. सो आज डिस्कशन में हमारे साथ है मार्ग मित्रा फ्रॉम CVIT एंड कलिंद फ्रॉम LTRC, पीयूष फ्रॉम RRC एंड धीरज फ्रॉम CVIT. Hello, hello. या सो सबसे पहले शुरू करते हैं अपन इम्पोर्टेंट डेट से कि अभी क्या चल रहा है. सो ऑलरेडी पोर्टल ओपन हो चुका है 20 फरवरी को एंड 31 मार्च को क्लोज हो जाएगा. शायद एक्सटेंड हो सकता है बट डोंट वेट फॉर इट. 25 तक भर देना. एंड एग्ज़ाम मई में होता है, 2 मई. देन इंटरव्यूज 10th 11th जून को. मई में एग्ज़ाम के बाद अराउंड मई एंड तक आपका इंटरव्यू का आ जाता है. मोस्टली यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 20th मई. सो उस टाइम पे आपको Correct, लैब सिलेक्शन वगैरह का आएगा और एंड उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा. सो ये correct. अभी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं. देन अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं. मेन इज लाइक कि आपने फॉर्म फिल कर दिया. अराउंड आपकी 3000 एप्लीकेशन फीस रहती है. अब ये है कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें. सो हम वन बाय वन ये जो भी 25 बैच के जो हमारे साथ लोग हैं वो वन बाय वन बताएंगे कि उन्होंने क्या प्रिपरेशन करी थी और कहाँ से पढ़ा था और देन ऑल. सो हम सबसे पहले धीरज से शुरू करते हैं. सो हाँ धीरज प्लीज़. Okay. So मैंने गेट भी लिखा था. So most of the मेरा CS का प्रिपरेशन वहाँ से शुरू हुआ था. तो I एज अ EC बैकग्राउंड मुझे गेट CS में लिखा था तो थोड़ा डिफिकल्ट था पर मैंने मोस्टली कोर्सेज किए थे फ्रॉम फिजिक्स वाला विच वर एक्चुअली यूजफुल फॉर मी. तो वहां से मोस्ट ऑफ द थ्योरी कवर अप हो गया था मेरा. सो गेट और पीजीडब्ल्यू में ये फर्क आता है कि पीजीडब्ल्यू में एप्टीट्यूड 50% आ जाता है और बाकी के 50% आपको कोई भी ईसी हो सीएस हो आपका कोर सब्जेक्ट का आ जाता है. तो एट दैट पॉइंट सीएस का वेटेज कम होने की वजह से मुझे एप्टीट्यूड में ज्यादा फोकस करना भी पड़ा. तो मैंने एप्टीट्यूड फ्रॉम फिजिक्स वाला के कोर्सेज जो वीडियोस यूट्यूब में है तो वहां से किए थे. तो मोस्ट ऑफ द एप्टीट्यूड्स के वेटेज के हिसाब से भी आपका क्लियर होने का चांसेस बढ़ जाता है. तो आई सजेस्ट दैट फॉर एनी कोर्स कौन सा भी हो एप्टीट्यूड पे थोड़ा ज्यादा फोकस करो. और आपको पीजीडब्ल्यू का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मोस्टली मिलेंगे नहीं एज गेट के मिलते हैं पर सोर्सेस मिल जाते हैं या फ्रॉम रेडिट और समथिंग यू विल गेट सम ऑफ द हिंट्स फ्रॉम सीनियर्स कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं. तो यू कैन प्रिफर दैट. एंड इन सीएस क्वेश्चंस ऐसे टाइप के थे या कोडिंग भी थे जो हमें हम मुझे जो क्वेश्चंस आए थे वो पॉइंटर्स के सब पे था. तो यू नीड टू कोड का स्निपेट दिया रहता है जिसमें आपको आंसर्स क्या आता है वो प्रेडिक्ट करना पड़ता है. तो सम ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम डीएस वैसे टाइप के थे. तो yeah, from CS background it was not so tough but it was doable. Yeah, ओके सो लाइक that's तीन. all from हाँ 3 घंटे की एग्जाम रहती है एंड व्हाट इज द yeah. वेटेज ऑफ एप्टीट्यूड एंड टेक पोर्शन. व्हाट्स द परसेंटेज. uh 50-50% था. Aptitude was 50% and CS core was 50%. So the total exam is of 90 minutes. So total exam is of 180 minutes, and which you have restricted time of 90 minutes for aptitude and restricted time. So even if you want to Yeah, give yes. more time to aptitude or more time to CS, you can't. You need to use 90 minutes You can't. for aptitude, 90 minutes for your computer science related questions. Okay. Like anything So, you yeah, guys can that's add on what Dheeraj said, like how you prepared and what are the Sure. strategies like. Sure. So, talking about me, I was mainly preparing for GATE. So, I was alongside working in an internship.
तो मैं आफ्टर आवर्स आई यूज्ड टू स्टडी फॉर गेट. तो मेरा मेन फोकस पीजीडब्ल्यू डेटा साइंस वाले गेट के एग्जाम के बारे में था. सो आई डिड नॉट हैव अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस इन जनरल बिकॉज मेरा बैचलर्स भी डेटा साइंस में है. तो गिवन दैट सिनेरियो मैंने ये सोचा कि एज धीरज मेंशन कि बहुत अच्छा खासा वेटेज होता है एप्टीट्यूड का. तो मैंने मेन क्वेश्चन एप्टीट्यूड के सॉल्व किए एंड सारे डेटा साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस किए. एंड टॉपिक्स जो मैंने सीएस वाले फोकस किए इंक्लूडेड कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड लिटिल बिट ऑफ डेटा साइंस जो पीजीडब्ल्यू के लिए इम्पोर्टेंट था. और बाकी जो मैंने कंप्लीट फोकस था वो एप्टीट्यूड पे रखा क्योंकि जो अमाउंट ऑफ पीपल शॉर्टलिस्ट होते हैं इन एमएस इज कंपैरेटिवली हायर देन एमटेक, क्योंकि एमटेक सिर्फ रैंक बेस्ड होता है. एमएस में इसके बाद एक इंटरव्यू प्रोसेस भी होता है. तो मैंने सोचा राइट नाउ इट इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन गेटिंग द बेस्ट स्कोर, गेटिंग अ स्कोर दैट विल हेल्प मी रीच ऑफ द कट ऑफ. तो उसके लिए मैंने ये एप्टीट्यूड और जो टॉपिक मुझे ऑलरेडी आते थे उस पे फोकस किया एंड दैट हेल्प मी. या सो इस So- पे एक क्वेश्चन है मेरा, लाइक ओके आपने जैसे बताया एप्टीट्यूड इज द मोर इम्पोर्टेंट थिंग. सो इसमें नेगेटिव मार्किंग का कुछ रहता है ना, लाइक व्हाट इज दैट एंड उसके बारे में थोड़ा बता. ओके इस सो पीजीडब्ल्यू में नेगेटिव मार्किंग है, आई थिंक इट इज +4 और -1 वैसा ही होता था. हाँ कि 25% ऑफ द करेक्ट आंसर्स आर गिवन एज नेगेटिव. और ये आई थिंक सारे क्वेश्चंस में ही ये फॉर्मेट फॉलो हो रहा था. ओके बट Yeah. फिर भी आई वुड सजेस्ट Gate के टाइप या सॉरी फिर भी आई वुड सजेस्ट कि व्हेनेवर यू स्टार्ट द पेपर एक बार देख लेना प्लीज, बिकॉज पीजीडब्ल्यू में काफी कुछ चेंज होता रहता है हर साल. सो या प्लीज Correct. या कंटिन्यू. हाँ, yes. एक पॉइंट अच्छा है. गेट का पोर्शन और पीजीडब्ल्यू का सीएस पोर्शन अलग है. आई गेस 2 कोर्सेज निकाले गए हैं, तो वो भी ध्यान से देख लेना. कहीं आप हाँ. ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करो एक पोर्शन पे और वो है ही नहीं एग्जाम में. आई थिंक वो ऑलरेडी एक पोर्टल पे correct. दे रखा है कि जो सिलेबस है एग्जिट सब्जेक्ट्स, यहाँ मोस्टली फोकस कर रहे हैं अबाउट द एक्सपीरियंस. सो दैट्स ओके फाइन. या ओके सो या मार्क मित्रा प्लीज. या तो मेरा भी सिचुएशन सिनेरियो ऑलमोस्ट कलिन जैसा ही था. सो मैंने गेट लिखा था, बट मैंने गेट बीए लिखा था. तो उसमें मेरा बहुत ही एवरेज स्कोर आया था एंड मेरे पास टू बी ऑनेस्ट बस 2 ही महीने थे टू प्रिपेयर फॉर पीजीडब्ल्यू. तो और उसके बाद आई वाज आल्सो वर्किंग इन अ फुल टाइम जॉब उस टाइम पे. तो लाइक जॉब के बाद ही मुझे प्रिपेयर करने का टाइम मिला था. तो व्हाट आई फोकस्ड ऑन वाज दैट मैं ऐसे रेडिट पे जाके देखा तो लोग मोस्टली बोल रहे थे कि गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से पूरा थोड़ा होना चाहिए. सो वन वेबसाइट व्हिच आई वुड सजेस्ट टू पीपल वाज दैट मैं पूरा गेट का लाइक क्वेश्चन पेपर करने के बजाय मैं चैप्टर वाइज करता था, टॉपिक वाइज करता था जो भी गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे. तो उसमें एक वेबसाइट है practicepaper.in करके, उसमें सारे टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं. तो मैंने बस वही किया था एंड सिंस मेरे पास टाइम कम था टू बी ऑनेस्ट, हालांकि मेरे सीएस बैकग्राउंड का हूँ, सो आई जस्ट मैं मोस्टली या गो क्लासेस या किसी के वीडियोस देख ले उस टॉपिक के ऊपर एंड उसके बाद मैं क्वेश्चंस लगाता था लाइक जितने भी उससे रिलेटेड गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है. तो या मैं लाइक फॉर मी दैट वाज इट एंड लकीली कट ऑफ क्लियर हो गया एंड या आई गॉट द इंटरव्यू कॉल. या और कट ऑफ क्लियर होने के बाद तो वैसे भी इंटरव्यू मेन मैटर करता है फॉर फाइनल सिलेक्शन. सो इट्स जस्ट लाइक कट ऑफ क्लियरिंग स्टफ. हाँ लाइक फॉर एमएस तो आई डेफिनेटली से कि मतलब इंटरव्यू से ही डिपेंड होती है लाइक आपकी सिलेक्शन जो है. ओके या पीयूष प्लीज. मेरे लिए तो भैया लाइक मैंने 3rd और 4th ईयर दोनों में गेट सीएस ही दिया था. तो मेरे लिए कुछ लाइक इन टर्म्स ऑफ थ्योरी मेरे पास कुछ ज्यादा नहीं था कवर करने के लिए, बल्कि इनफैक्ट जैसे धीरज ने कहा था कि जो सिलेबस होता है पीजीडब्ल्यू का वो कम ही होता है. सो लाइक जो बिग चंकी पोर्शंस रहते हैं, आई थिंक शायद से कंप्यूटर नेटवर्क वाला पार्ट तो है, लेकिन कुछ 1-2 बड़े सब्जेक्ट्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल टीओसी वगैरह जो कि इसमें नहीं है. तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मुझे उनमें भी टाइम बच गया था. तो मैंने ऐसे कुछ लाइक थ्योरी में तो कुछ नहीं पढ़ा था, लगभग ना के बराबर पढ़ के गया था. बल्कि जो मेरे गेट के रिसोर्सेज थे या जो मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बना के रखे थे गेट एग्जाम के लिए, वो मैंने उनको रिवाइज किया था. मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक गया था एक्चुअली में एप्टीट्यूड की साइड. तो एक वेबसाइट है इंडिया विक्स करके, तो उसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाते हैं. तो मैंने इंडिया विक्स फॉलो किया था और यूपीएससी सी सेट के पेपर थे जो कि मेरे सीनियर यहीं पे ही हैं, जो कि एमटेक कर रहे हैं. तो वो मेरे से 1 साल उन्होंने पहले एग्जाम दिया था, तो वो मुझे हिंट दिए थे कि ओके यू शुड लाइक प्रैक्टिस फ्रॉम यूपीएससी सी सेट. तो मैंने वो फॉलो किया था प्लस इंडिया विक्स. आई थिंक उतना काफी था मेरे लिए. प्लस मैंने एक टेस्ट सीरीज भी ली थी गो क्लासेस की, जो कि उनकी पीजीडब्ल्यू की टेस्ट सीरीज है.
Yeah, the same question I want to ask. कौन सी टेस्ट सीरीज आप लोगों ने दी थी? इज इट हेल्पफुल या क्या है उसके बारे में? सो वन बाय वन प्लीज गिव योर ओपिनियन। पीयूष प्लीज। मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल थी एक्चुअली, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा करता था कि लाइक मेरे साथ ऐसा होता था कि मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम जाता था लाइक उसमें जो भी हम लोगों की थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं सीएस के, तो उसमें दिक्कत ये होती थी कि लाइक कलिन पहले भी बोला था कि जैसे 50-50 टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, आप उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। अगर आपको 50% टाइम एप्टीट्यूड को देना है तो सिर्फ उतना ही दे सकते हो, बाकी नहीं दे सकते हो। और मेरी एक गंदी आदत थी जो मैंने नोटिस किया था शुरुआत के एग्जाम्स में, कि मैं लास्ट के लाइक हाफ एन आवर्स ऐसे ही कुछ देता था बस मेंटल एबिलिटी को, और एज लॉन्ग एज आई स्कोर गुड, या जो मेरे 50 या 60 मार्क्स थे उतने आ जा रहे थे तो काफी था, जो कि हार्मफुल था। मैंने ये रियलाइज किया था अपने टेस्ट सीरीज से। मैंने अगर कुछ इम्प्लीमेंटेशन किया तो यही किया कि लाइक टेस्ट सीरीज के अलावा खुद का भी एक टाइमर चलाता था 1.5 घंटे का, एंड देन आई ट्राई टू लाइक डू एंटायर एप्टीट्यूड इन इट, एंटायर थ्योरी इन इट। ओके नाइस। हाँ चलो बढ़िया। प्लीज मार्क मित्र। इसमें एक्चुअली लाइक पीयूष का जो लाइक मेथड था पढ़ने का, तो उससे आई रिलेट काफी, क्योंकि सिंस मैं लाइक आई वाज वर्किंग फुल टाइम, तो मेरे पास ऐसे प्रैक्टिस टेस्ट देने के लिए एज सच टाइम नहीं था। तो मैं क्या करता था कि जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन करता था, तो मैं खुद का अपना एक टाइमर सेट कर लेता था। तो फॉर एग्जांपल 30 क्वेश्चंस है, तो 30 क्वेश्चंस मुझे लाइक से फॉर एग्जांपल 45 मिनट्स या आधे घंटे के अंदर करना है, तो लाइक 1 और लाइक 2 मिनट्स मैक्स फॉर ईच क्वेश्चन। तो वैसे करके मैं करता था। और लाइक पीजीडब्ल्यूई के सिंस प्रीवियस से क्वेश्चंस लाइक नहीं मिलते हैं, तो मैंने कुछ ऐसे सच स्पेसिफिक प्रीवियस से लाइक ऐसे मॉक टेस्ट तो नहीं दिया था। आई मीन ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है। आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि प्लीज दे दो मॉक टेस्ट, बट हाँ मैंने मोस्टली लाइक खुद से ही टाइमर सेट करके दिया था क्वेश्चन प्रैक्टिस। ओके या कलिन प्लीज। Yeah, मैंने भी I did not give a lot of mock tests. I mainly relied on question solving. Like I used to try कि एक question 1 मिनट में solve हो जाए, क्योंकि मैं बस कभी I had 15 minutes 20 minutes ही, I couldn't set a timer for myself, but that is something I wouldn't recommend. एक like अगर कॉलेज के बाद डायरेक्टली आने का ट्राई कर रहे हो, इवन वर्क के बाद आ रहे हो, वीकेंड जाता है, फाइंड 90 minutes of time and एक मॉक टेस्ट, या मॉक टेस्ट नहीं है तो कोई भी गेट रिलेटेड कंप्यूटर साइंस का पेपर लेके you can sit and try to solve it in 90 minutes. Of course, gate है तो tougher होगा to solve it in the 90 minutes, but definitely you can give that a try. Yeah, nice. Okay, Dheeraj, please. You are on mute. सॉरी। आई सी द सेम, द मॉक टेस्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि गेट में मेरा क्या हो गया था कि मैं थोड़े क्वेश्चंस पे ज्यादा ही टाइम दे दिया था। लाइक क्वेश्चंस ऑन मैट्रिसेस जो सॉल्विंग होता है, तो उसके वजह से मुझे लास्ट के थोड़े क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने नहीं हुए थे। तो आई से दैट मॉक टेस्ट दो, और हर एक क्वेश्चंस को एक टाइम लिमिट रखो जिसमें आप कवर करना, वो क्वेश्चन को कवर करो, और बचे अगर टाइम बचा लास्ट में, तब वो जो भी क्वेश्चंस आपको करने चाहिए थे और छूट गए उसको करो, जिससे आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर आउट करना इजी हो जाएगा। तो आई आल्सो सजेस्ट टू डू द मॉक टेस्ट। गो क्लासेस के एक्चुअली अच्छे होते हैं, तो या ओके नाइस। या सो या नेक्स्ट, सो आपका एग्जाम रहता है, देन वंस यू गिव द एग्जाम 15 दिन में मोस्टली रिजल्ट आ जाता है एग्जाम का। आपको जस्ट मेल आएगा, या तो आप पोर्टल पे चेक करेंगे तो आएगा कि आपका आगे इंटरव्यू होगा या नहीं। देयर इज नो मार्क्स वगैरह कुछ नहीं दिखाए जाते हैं, तो कट ऑफ कभी पता ही नहीं चलता है कि क्या होता है। सो नेक्स्ट जो रहता है वो आपका सेंटर सिलेक्शन का रहता है। मतलब आपको सेंटर की चॉइसेस मिलेंगी जिसमें आपके इंटरव्यूज होंगे। तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में ओके कलिन प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन करो क्या है वो एग्जैक्टली। Sure. So after you get shortlisted, कॉलेज के अंदर रिसर्च के लिए बहुत सारे डिफरेंट सेंटर्स होते हैं। So what centers are basically जिस डोमेन में तुम्हें रिसर्च करनी है, जिस डोमेन में तुम्हें ज्यादा इंटरेस्ट है, you select that domain to work around with. So once you have decided that domain, you will know which centers to target. So there are multiple centers like CVIT जो कंप्यूटर विजन रिलेटेड वर्क पे काम करता है, LTRC जो लैंग्वेज टेक्नोलॉजीज पे काम करता है, RRC जो रोबोटिक्स पे काम करता है, and there's a long list of different centers that are present, and there's a list completely available on the website. You can check accordingly. तो अभी उसमें you first need to see कि when you came for your computer science exam, what were the domains you wanted to research in. एक इंटरेस्ट होता है, everybody has a liking towards a particular domain.
किसी को AI की तरफ इंटरेस्ट होता है, किसी को रोबोट्स बनाने में इंटरेस्ट होता है, किसी को क्वांटम कंप्यूटिंग पसंद होता है. सो बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट यू हैव टू सिलेक्ट प्रेफरेंसेस. तुम्हें पोर्टल पे टॉप 4 प्रेफरेंसेस सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा. सो बेस्ड ऑन व्हाट यू आर लाइकिंग, जनरली फर्स्ट 2 जो टॉप 2 होते हैं वही तुम्हें एलोकेट किया जाता है, अनलेस कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस होते हैं, जैसे नंबर ऑफ सीट्स कम हो गई या समथिंग लाइक दैट. सो मेक श्योर जो फर्स्ट 2 तुम्हारे चॉइसेस है वो तुम एकदम ही रेलेवेंट रख रहे हो, और जो तुम्हारी नीश है या जिसमें तुमने रिसर्च किया, जिसमें तुमने पहले रिसर्च की हुई है. देयर आर आल्सो पीपल हु आर कंफ्यूज्ड कि आई डोंट नो, आई एम वेरी ओपन, मुझे कुछ भी चलेगा. तो things that you have worked before can be a good way to start your the direction to think कि मुझे कौन से डोमेन में काम करना है. हाँ, वो इंटरव्यू में भी हेल्प करता है कि तुम Correct. अपने लाइक सेम सेंटर का काम ऑलरेडी कर चुके हो, तो वो लाइक Right. फर्क पड़ता है. You get things to talk about during your interview. ओके, या सो अराउंड 26 सेंटर्स हैं मेरे हिसाब से, 25 या 26 एग्जैक्ट मुझे नंबर याद नहीं है. Right. यू कैन चेक, वो सारे सेंटर्स में सीट्स होती हैं, और जैसे कालिन ने बताया उस हिसाब से लोकेशन वगैरह रहता है. सो उसके रिगार्डिंग भी मेल आएगा, एम आई राइट? Right. Yes. Yes. ओके, सो Yes. और एक डेमोन्स्ट्रेशन भी होगा जिसमें हर प्रॉफ्स बात करेंगे. Correct. The director, along with some professors from the institute, will have an AMA session where you can discuss anything and everything that you want. They'll be sitting on a live Teams call, and they'll be answering all your questions, Yes. anything related to when the interviews are, to what will be asked in interviews, to which domain to choose in. You can ask them anything during that time slot. So make sure to join that if in case you get shortlisted after the exams. Yes, very important. या दैट्स अ गुड पॉइंट. प्लीज ज्वाइन. हमारे टाइम पे ये सब नहीं था, अब शुरू करा गया है फॉर बिकॉज इट्स अ सेंटर वाइज एग्जाम, सो इट्स अ गुड थिंग. Correct. You will get a overview Correct. about कि सेंटर क्या कर रहा है और how interview could be like, मतलब क्या क्या पूछा जा सकता है. So okay, this is about आपका सेंटर सिलेक्शन हो गया. आपको देन आएगा, आपका मेल आ जाएगा कि कौन से सेंटर का किस दिन आपका इंटरव्यू है. हो सकता है Correct. मोस्टली ऐसा होगा कि एक दिन में हो जाए इंटरव्यूज, बट ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग दिन 2 इंटरव्यूज हो, तो उस हिसाब से रेडी रहना होगा. Correct. So you're um, generally told to plan for 2 days. Yeah. Mail में भी बोला होगा कि even if it's 1 day, do plan for 2 days. So bookings of trains, flights, रहने का वगैरह, you need to pre-plan that. And generally वो लोग suggest करते हैं 2 दिन ही plan करो. हाँ, सो यू विल गेट, आई थिंक अगर आपको 20 मई के आसपास अगर रिजल्ट मिलता है तो यू विल गेट 10-20 डेज विंडो, तो आप टिकट्स वगैरह उस हिसाब से बुक कर सकते हो. सो प्लीज़ उस हिसाब से प्लान कर लेना, लास्ट मोमेंट पे चीज़ें ना रहें. सो आपको पहले दिन ट्रिपल आई मतलब हैदराबाद आ जाओ, देन ट्रिपल आई आपको सुबह मोस्टली 8 बजे 9 बजे के आसपास रिपोर्टिंग रहता है फॉर इंटरव्यूज. देन आपको एक कॉमन रूम में बिठा के फिर फर्दर सेंटर्स के हिसाब से आपका नाम बोल बोल के भेजा जाता है. सो देयर विल बी वॉलंटियर्स, एपिक्स मेंबर होते हैं यूजुअली. मैं भी 1-2 बार गया हूँ. सो हमारे टाइम पे आप ही थे. ओके, हमारे टाइम पे आप थे. हाँ, लास्ट 2 साल से एपेक्स में मैं था. या सो तो वहाँ से आपको सेंटर्स की तरफ भेजा जाता है इंटरव्यूज के लिए, और 1 बाय 1 आपके इंटरव्यूज होते हैं. अब आप पहुंच गए इंटरव्यू तक. सो अभी देखो यार, ये वीडियो ज़्यादा इंटरव्यू डेडिकेटेड नहीं है, दिस वाज मोर एग्जाम टूवर्ड्स, बट फिर भी ये लोग अपना एक जेनरिक एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि हाउ वाज द इंटरव्यू, क्या क्या रहता है. अब मैं अपना जेनरिक जितना मैंने लोगों से बात करी पहले बता देता हूँ, फिर उस पर ये लोग एड ऑन करेंगे. सो जेनरिकली ये रहता है कि आपने रेज्यूमे डाला होगा. मोस्टली रेज्यूमे आपको मांगा जाता है अभी फॉर्म फिलिंग के टाइम पे. सो अगर रेज्यूमे नहीं बनाया, बना लो और फिर फॉर्म भरो, और अच्छे से बनाना बिकॉज वहाँ पे हो सकता है कि वो लेके बैठे हो रेज्यूमे. काफी बार होता है, मेरे साथ हुआ था कि उन्होंने लिटरली ऐसे मॉनिटर पे डिस्प्ले करके दिखाया मेरे को कि ये तुम्हारा Yes. रेज्यूमे, अब ये बताओ ये कहाँ प्रोजेक्ट्स तुमने तो कब बहुत किया. क्रूशियल हो जाते हैं. हाँ, सो द थिंग इज कि डायरेक्शन वहां से डिसाइड होगी अगर उनको कुछ इंटरेस्टिंग तुम्हारे रेज्यूमे में लगा तो कुछ पॉइंट होते हैं. एक तो तुम्हारे रेज्यूमे से चीजें पूछी जाती हैं, क्या प्रोजेक्ट किया है, कैसे किया, वगैरह वगैरह. दूसरा होता है कि क्यों एमएस करना है. हर एक के अपने रीजंस होते हैं. ये लोग को अगर पूछा गया होगा तो ये लोग बता देंगे. देन एक और चीज होती है कि आपको कभी कभी पूछा जाता है कि कौन से सब्जेक्ट में आपको क्वेश्चन पूछे हम, मतलब विच डायरेक्शन तुम्हें क्वेश्चन, हम किस डायरेक्शन में, यहाँ तक पूछा जाता है. मुझे पूछा गया था तो मैंने इसी का दिया था. मैंने बोला था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स. ऑल्सो मुझे पूछा गया कि क्यों एमएस करना है. मैंने बोला लाइक आई वेंट फॉर इंटर्नशिप इन इंडस्ट्री, मुझे लगा कि मुझे और पढ़ना चाहिए, दैट्स व्हाई आई वांट टू डू एमएस. मैंने जस्ट सिंपल आंसर दिया था. मे बी बाकी लोग और बताएंगे इसके बारे में.
और मुझे इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से डिटेल में पूछा गया था, एक मतलब 2-3 मिनट का डिस्कशन कि क्या किया, कैसे किया, वगैरह वगैरह। ओके, सो विल स्टार्ट वन बाय वन। हम धीरज से शुरू करते हैं, प्लीज। या तो 2 सेंटर सेलेक्ट किए थे, मेरा सीवीआईटी और एमएलएल आया था। तो मल्टीपल प्रोफेसर बैठे थे, 2-3 प्रोफेसर तो रहते हैं हर एक इंटरव्यू में। तो मुझे नॉर्मली पहले पूछा गया था कि क्यों एमएस लिए हो, व्हाई ईसी से सीएस आए हो एंड ऑल। सो मेरा आंसर ये था कि मैंने प्रीवियस कॉलेज केलेटेक में था, वहाँ सिविल लैब करके जो था, आई हैड वर्क देयर ऑन कंप्यूटर विजन। सो सीएस रिलेटेड काम किए थे, तो मुझे रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट था, जिसमें मुझे एमएस बाय रिसर्च में करने का मन आया। तो दैट्स व्हाई आई टुक द रिसर्च पार्ट इन पीजी ट्रिपल आईटी। और इसके बाद दे आस्क्ड मी व्हिच ऑन व्हिच टॉपिक्स यू वांट क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड। सो मैंने लीनियर अलजेब्रा कहा, प्रोबेबिलिटी का, जिसमें ऑफ कोर्स उन लोगों ने अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे, मोस्टली सबको पूछे होंगे। तो वो था। और they would also check the publications and CVIT में ये फंडा था कि उन लोगों ने हमसे पहले एक फॉर्म फिल कराया था, जिसमें आपको आपके स्किल्स के ऊपर रेट करना पड़ेगा, लाइक डीएसए में कैसे हो, सी में कैसे हो, प्रोग्रामिंग में कैसे, लाइक पाइथन में कैसे हो। तो सीवी रिलेटेड लाइक सेगमेंटेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, 3D, इसके हिसाब से रेटिंग देना था। तो मेरा 3D का, मैं प्रीवियसली 3D पे काम किया था, तो 3D के रेटिंग्स मैंने अच्छे दिए थे। तो उस पे मुझे मोस्टली क्वेश्चंस 3D पे आए थे, लाइक नॉर्मल सरफेसेस, फिर हाउ 3D पॉइंट क्लाउड्स कैसे चलते हैं, कैसे जनरेट होता है, दैट ऑल। और मेरा एक पेपर भी प्रदर्शित हुआ था, तो मुझे उस पे भी एक थोड़े क्वेश्चंस आए थे। सो या, इट वाज क्वाइट अ फन एंड इंटरेस्टिंग। सो इट्स एट द एंड लाइक क्यों करना चाहते हो, कौन सा सवाल हम पूछे तुम्हें, या ये या था। या और रेज्यूमे थोड़ा बहुत। जो तुमने किया है उसको तुमको कितना अच्छे से आते हुए पूछेंगे। या दैट इज फॉर श्योर, कुछ भी लिखा है प्रोजेक्ट्स अच्छे इज से रेडी कर वेरी देना। वेरी। ओके, नाइस। ओके कलिंद प्लीज। So during my interview experience, मुझे भी mainly CV और project based पे पूछा गया था। But 2 things that I like to point out: one, do not lie on your CV. वो बहुत important है, क्योंकि वो लोग को पता चल ही जाएगा, और वो लोग उसके बारे में तुम्हें पता नहीं क्यों, बट वही point पे पूछ लेंगे। So one that is a very crucial point. Second, whatever project you add in your resume या जो भी तुमने बताया है कि तुमने ये किया हुआ है, make sure you know that in and out. Because what happens is when you know it in and out, help ये ऐसे करता है कि it helps you to keep the interview in your court, क्योंकि we know the professors are better and smarter than us. तो अगर हम उनको वो चीजें बताएं जो हमें आती है, before they question us about things we don't know, when you have things better in your resume, तुमने सब समझ के तुम आए हो, if you're talking about it in the right way, तो it will help them also understand कि तुमने जो जो किया वो तुम्हें पता है. So make sure you are confident with everything that you have done in your resume. टाइमिंग कितना रहता है? मेरे में आई थिंक आधा घंटा से 40-35 मिनट जितना। तो मेरा इंटरव्यू भी आई थिंक 40 मिनट्स टू 1 आवर चला था। एक इंटरव्यू 30 मिनट चला था, एक इंटरव्यू 1 घंटा चला था। सो दूसरे इंटरव्यू में दे आल्सो आस्क्ड मी अबाउट डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का प्रॉब्लम, और मुझे मैन्युअली मतलब पेन पेपर दे दिया गया था और बोला था कि हाउ वुड यू इंप्रूव दिस काइंड ऑफ एन एल्गोरिथम। सो whatever kind of lab you are applying to, the people there know everything about you. So make sure whatever you add to your resume is you are confident about it. And जो जो चीजें नहीं पता, don't beat around the bush. उनको बता दो नहीं पता and move on to the next question. हाँ, it's okay to say no, क्योंकि अगर मतलब उन्हें दिख गया कि जिस बंदे ने जिस भी प्रोजेक्ट जो भी किया है वो अगर सही से किया है, डेप्थ है, right, तो they are mostly okay with it. Yeah, correct. Please. And they also know that you have just come out of a BTech and they don't expect you to know everything in so much detail. What they expect you to know your personality, to know if you're actually willing to be in a domain of research, whether you're willing to learn or you already have an attitude ki you know everything, मुझे सब पता है. And that is one of the important things. So if you're willing to learn, if you're ready to show that in your interview, that also helps. Okay. Okay, Mark Mitra. हाँ, मेरे भी 2 इंटरव्यूज हुए थे एज यूजुअल। एंड तो मुझे सिंस आई वाज ऑलरेडी वर्किंग, सो मैं एक चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि द इंटरव्यू व्हिच आर हेल्ड हियर वो लार्जली आपके रिज्यूमे के ऊपर ही बेस्ड रहते हैं। आई मीन ऑब्वियसली यू विल बी आस्क्ड अबाउट जो डीएसए या फिर लीनियर अलजेब्रा, आपको पूछा जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट्स में आप ज्यादा कंफर्टेबल हो, उसमें से तो पूछा जाएगा ही। बट इन केस आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू गाइज अप्लाइंग have some amount of work experience. तो since मैं इससे पहले like ISC में I was a project associate, तो
मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम किया था उस पे लाइक आई वाज एक्चुअली ग्रिल्ड काइंड ऑफ इनसाइड आउट कि कैसे इम्प्लीमेंट किया, व्हाट आर द फंडामेंटल्स. तो इट्स ऑलवेज गुड कि आप अगर कुछ वर्क एक्सपीरियंस के साथ आए हो तो यू नो अबाउट दैट थिंग. एंड ऑल्सो सिंस इट वाज रिलेटेड टू कंप्यूटर विजन, तो एंड मेरा सीवीआईटी सेंटर था तो उसमें अच्छे खासे पूछे गए थे. अदर देन दैट आई वुड से कि एज कलिन सेड कि अगर कुछ चीज नहीं पता है तो बी अपफ्रंट एंड दे लाइक ऑनेस्टी ऑलवेज. एंड ऐसा नहीं है कि दे विल ग्रिल यू और समथिंग. तो मोस्टली दे वांट टू सी योर अप्रोच. अगर मान लीजिए आप किसी प्रॉब्लम में फंस भी रहे हो, बट इफ यू से द अप्रोच, बहुत टाइम्स वो हिंट्स भी देते हैं आपको प्रोफेसर्स. एटलीस्ट मेरे केस में वो हुए थे. सो देयर वर 3 प्रॉफ्स, तो वो थोड़े बहुत हिंट देते हैं एंड दे एक्चुअली वांट टू सी योर अप्रोच. और अगर कुछ एक्चुअली आपको फैक्चुअली नहीं पता है तो यू कैन एडमिट कि इट्स ओके टू नॉट नो समथिंग देन टू लाइक. Okay, great. Yeah, Piyush, Yeah. please add on whatever they said. आई मीन सबसे पहले जब हम लोग रिसर्च सेंटर सेलेक्ट करते हैं, जाहिर बात है कि वो क्रूशियल है. बट आई थिंक इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा जो कि अभी तक लाइक ऐड नहीं किया किसी ने, कि वो ये रहता है कि रेदर देन जस्ट लाइक ओके ये मेरे को फॉर एग्जांपल जैसे धीरज का बैकग्राउंड 3D में है, सो लाइक मेरे को सिर्फ सीवीआईटी टारगेट करता है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए. तो जैसे धीरज ने किया था कि सेम आप सारे एक बार सारे लैब्स के सारे प्रॉफ्स तो उठाइए. हार्डली लाइक 5, 6, 4 ऐसे प्रॉफ्स होते हैं, तो बहुत ज्यादा प्रॉफ्स भी नहीं है सारी लैब में. तो आप एक बार सबके काम से एक बार गुजर लीजिए, फिर उसके बाद आपकी जो लिस्ट आएगी तो इंटरव्यू में आपको इजी हो जाता है कि अच्छा मेरे प्रॉफ सर्टेन ये जो इंटरव्यू में बैठे हैं इनका ये फील्ड है, तो प्रोबेबली लाइक अगर मेरा बैकग्राउंड है तो काफी आसान हो जाएगा मेरे लिए बात करना. तो फॉर एग्जांपल लाइक मैं तो हो करके गया था ऐसा, तो मेरे से एक गलती हुई थी अपने फॉर्म भरने में कि मैंने सीवीआईटी भर दिया था क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि दूसरा क्या भरूं, और दूसरा भरना जरूरी था. तो मेरा इंटरेस्ट हल्का सा रीइंफोर्समेंट लर्निंग में शुरुआत से ही था. लेकिन अगर मैं अब पीछे जाऊंगा समय में तो शायद से मैं रिसर्च करके दोबारा से सीएसडी वगैरह भर सकता था जहाँ पे दूसरे प्रॉफ्स हैं, तेजस सर वगैरह जो कि आरएल में ही काम करते हैं. तो लाइक मेरे से वो रिसर्च में दिक्कत हुई थी. फॉर्चुनेटली लाइक मेरे को कोई उसका नुकसान नहीं हुआ. बट लाइक आई वुड सजेस्ट कि लोग एक बार गुजर ले, क्योंकि जाहिर बात है सब लकी नहीं होंगे. तो लाइक या बट वंस दैट हैपेंस, अगर आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है तो अगेन लाइक जैसे लोगों ने कहा कि अगर नहीं आता है कुछ तो इट्स ओके. लाइक वो आपसे खुद पहले पूछना चाहेंगे कि ओके व्हाट इज योर बैकग्राउंड, आपसे क्या उम्मीद किया जाए या कौन से सवाल पूछे जाए. मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने सीवीआईटी का भी इंटरव्यू दिया था और वो इंटरव्यू बहुत खराब गया था, क्योंकि मैं अपनी तरफ से सोच करके गया था कि ओके मेरे को प्रोबेबिलिटी आता है, मैंने इतना अच्छा खासा पढ़ा है, डिस्ट्रीब्यूशंस मुझे सब पता है सर, मार्को चेन मालूम है. लेकिन उन्होंने मेरे से पीएनसी वाली प्रोबेबिलिटी पूछ ली. तो इट इज नॉट लाइक कि ओके इंटरव्यू में सबसे हार्ड ही होगा. तो उन्होंने मेरे से बस पॉइंट टॉस के ऐसे सवाल पूछ लिए जो कि लाइक मल्टीपल लाइक डिफरेंट उसमें टाइप्स के प्रॉब्लम्स के. बहुत बार पॉइंट क्लिक किया गया, लगातार हेड्स आ रहे हैं. तो मेरे से मैं वहां घबरा करके मेरा वो पूरा इंटरव्यू बेकार हो गया था. फिर मेरा दूसरा था आरआरसी में. तो आरआरसी का मेरा इंटरव्यू ऐसा गया था कि उन्होंने अगेन मेरे से पूछा कि बैकग्राउंड क्या है. तो आपका बैकग्राउंड जो है वो आपसे पूछा जाएगा रेदर देन लाइक थ्रोइंग सवाल. और आप जो अपना बैकग्राउंड बना के जा रहे हो इस प्रिपरेशन के दौरान, तो ऐसा मत मान के चलना कि ओके सिर्फ हार्ड सवाल आते हैं या मैं कुछ हाई फाई टर्म्स बता दूंगा प्रॉफ्स इंप्रेस हो जाएंगे. लाइक वो एक्चुअली में पूछेंगे आपसे, और वो सिर्फ एक हाई लेवल से स्टार्ट नहीं करेंगे, वो आपसे एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे. तो बी प्रिपेयर्ड. A to Z आप जो बोल रहे हो कि मुझे ये आता है उसमें पूरा थोरो रहना चाहिए. हाँ, मतलब नैरो डाउन कर लो, जो चीजें आती हैं उसको ढंग से कर लेना. तो करेक्ट. एक और चीज ऐड कि जो मैंने ऐसे किया था कि मुझे लगा कि अभी जो मैथ्स वगैरह था, जो डेटा साइंस के क्वेश्चंस थे, वो उसका एग्जाम दे दिया मैंने. अब तो मैं LTRC एम कर रहा था, तो मुझे NLP के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वगैरह, तो मैं सिर्फ वही पढ़ के गया था. तो मेरा जो फंडामेंटल था, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक, वो सब रह गया था. एंड आफ्टर अ सर्टेन टाइम इन द इंटरव्यू दे वर लाइक ओके NLP बहुत हो गया, लेट अस मूव ऑन टू द मैथमेटिक्स पार्ट ऑफ इट. चॉक और द बोर्ड देके गया और बोला था क्वेश्चन सॉल्व करना है, वेयर आई फ्रोज फॉर अ सेकंड. Okay. So in such scenarios, so that you don't freeze at that point, वो ऐसा मत समझना कि एग्जाम खत्म हो गई तो मैथ्स वाला पार्ट अब नहीं करना, पढ़ के जाना. Okay. यस, क्योंकि नो मैटर व्हाट यू डू रेज्यूमे में वो बेसिक्स कभी छोड़ेंगे नहीं. और मतलब मान लीजिए आपका रेज्यूमे में बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स भी है तो वो लोग बेसिक्स तो छोड़ेंगे नहीं. लाइक प्लीज बी थोरो विद दैट. They know where to grill you, so be prepared. एग्जैक्टली. बट हाँ, इसका मतलब ये भी है कि प्रॉप्स भी बहुत अच्छे हैं, वो एक्चुअली में आपको हिंट भी देंगे. हाँ. तो ऐसा नहीं है कि आपका इंटरव्यू आपको दे आर सेटिंग यू अप फॉर अ फेलियर. This is a good point. मेरे को तो बहुत बार हेल्प की गई मेरे इंटरव्यू में. हाँ,
So yeah, so we were discussing about interview. तो इंटरव्यू खत्म होने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा 15 दिन 20 दिन में. देन यू कैन बुक टिकट्स अकॉर्डिंगली जो भी आने का है. यूजुअली जुलाई में ज्वाइनिंग वगैरह रहता है, सो डोंट वरी. बट हाँ, फीस का जुगाड़ करना पड़ेगा. 10,000 एडमिशन फीस एंड अराउंड 1 लाख के आसपास आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस रहेगी, हॉस्टल मेस और ट्यूशन सब मिला के. ट्यूशन 30,000 रहती है और बाकी सब हॉस्टल का, और हॉस्टल का कुछ आपका डिपॉजिट वगैरह जो भी 10-15,000 होगा वो रहेगा. सो अराउंड 1,10,000 आपको पे करने पड़ेंगे अराउंड जून जुलाई में. ओके, सो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, मतलब आप ज्वाइन कर लिए, फिर वहाँ पे ठीक है हेल्प करने के लिए लोग होंगे कि कैसे कौन, मतलब लैब वाइज तो अब मिल ही गया है, सीधा आपको लैब मिल गया है. अब बात यह है कि आपको प्रोफेसर कौन सा चूज करना है. तो वो उसमें आप वहाँ के सीनियर से पूछ सकते हो क्या कैसा चल रहा है. यूजुअली डिस्कशन होते हैं इंटरनली कि हर काफी बार लैब में प्रेजेंटेशंस भी होते हैं कि कौन क्या कर रहा है, और फिर आप डिसीजन ले सकते हो कि किसको ज्वाइन करना है. और शुरू का आपका सेमेस्टर जैसे ही जाते हो शुरू हो जाता है, आपको सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे 3 या 2 जो भी आपको चूज करने हैं. क्योंकि टोटल एमएस में 6 कोर्सेज रहते हैं जो करने होते हैं, और प्लस आपके बाकी रिसर्च के क्रेडिट्स रहते हैं. तो वो तो वैसे भी आप रिसर्च करते हो अपने आप मिल जाते हैं, पर बाकी के जो ये 6 कोर्सेज हैं वो आपको सब्जेक्ट करने हैं. तो आप शुरू में जाओगे तो आई थिंक आपको शुरू के दूसरे या तीसरे दिन ही आपको पकड़ा दिया जाएगा कि चलो फटाफट कोर्सेज फिल करो कौन से करने हैं. तो वो उसमें ये लोग आपको इन जनरल गाइड कर देंगे, ओवरव्यू दे देंगे कि क्या लेना है कैसे लेना है, बेस्ड ऑन आपका जो इंटरेस्ट है और यूजुअली क्या चल रहा है. और फिर 1-2 महीने में आपको आपका गाइड मिल जाएगा. मतलब आप डिसाइड कर लोगे, प्रोफेसर के साथ आपका डिस्कशन होगा, और वो सब होने के बाद आपका रेगुलर शुरू हो जाएगा कि आप सब्जेक्ट भी कर रहे हो और रिसर्च भी कर रहे हो. फिर सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, फिर सिर्फ रिसर्च कर रहे हो, और जब तक कर रहे हो मतलब जब आपका फाइनली जब तक थीसिस नहीं हो जाता, जब तक पेपर्स जो भी अग्री आपने और आपके प्रोफेसर ने किया वो नहीं आ जाते. तो लाइक मैं टाइमलाइन बता देता हूँ जस्ट टू गिव अ ब्रीफ. मतलब मैंने 23 जुलाई में शुरू किया था. शुरू में मैंने 3 कोर्सेज लिए थे. देन उसमें से एक विड्रॉ करा था और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि मैंने EC to CS थोड़ी चीज़ें चेंज करी थी. देन मैंने सेकेंड सेमेस्टर में 2 कोर्सेज, एक इंडिपेंडेंट स्टडी लिया था और एक कोर्सेज एक और किया था थर्ड सेमेस्टर में. पैरेलली मैं अपना रिसर्च वर्क कर रहा था. और मैंने 2 पेपर मेरे आए, टोटल 2 रिसर्च पेपर्स. और अभी मतलब मैंने 24 में रिसर्च किया, 25 कंप्लीट मेरा रिसर्च में गया. फिर 25 दिसंबर में मैं प्लेसमेंट में बैठा एंड फरवरी तक मेरा हो गया, और फरवरी तक थीसिस भी मेरा फरवरी 26 तक हो गया. तो अभी जस्ट मैं रिसेंट ग्रेजुएट वहाँ से हुआ हूँ. थीसिस अभी डिफेंस लास्ट मंथ हुआ है. तो ये मेरी टाइमलाइन थी. मुझे अप्रोक्स 2.5 के आसपास लगे, 2.5 साल के आसपास. सो अगर आप इधर आ रहे हो तो 2.5 से 3 साल मान के चलो. लाइक वेरी रेयर केसेस. मेरे बैच में से मुझे याद नहीं है कि एक का भी यहाँ पे डायरेक्टली 2 साल में हुआ हो. मतलब एक का दुक्का होता है. जैसे इस साल मेरे को पता है कि 1 या 2 लोग हो रहे हैं, बट यूजुअली वो ऐसे लोग होते हैं जो 6 महीने इंटर्नशिप ऑलरेडी उस प्रोफेसर के अंदर कर चुके होते हैं. उनका आइडिया होता है कि रिसर्च करना है, और 2 साल में उनका जल्दी खत्म हो जाता है. तो दिस इज यूजुअल सिनारियो. 3 साल मान के आओ यहाँ पे और उसमें खत्म करने का पूरा ट्राई करो. सो ठीक है, यहाँ से मैं 1 by 1 इनको दूंगा. लाइक स्टार्ट विद कलिन. वो बता सकते हैं यूजुअली क्या चीजें रहती है मेस में. अभी तो नहीं अच्छी होगी, बट जनरिक बता दो क्योंकि अभी वो गेस्ट भी थोड़ी की तरह. राइट. तो कॉलेज में अभी करंटली 3 मैसेज है. एक कदम्बा, पलाश एंड युक्तार. जो पलाश और युक्तार मैसेज है वो कम्प्लीटली वेजिटेरियन मैसेज है. एंड कदम्बा वेज नॉन वेज मिक्स, बट उसमें ऑलमोस्ट एवरी वीक नॉन वेज ऑप्शन होता है. एंड जिनको नॉर्थ इंडियन टाइप ऑफ फूड पसंद है दैट विल दे शुड चूज पलाश. जिनको साउथ इंडियन टाइप ऑफ फूड खाना है दे शुड चूज कदम. एंड जिनको नॉट सो स्पाइसी या नॉट सो मसाले वाला खाना, जिनको थोड़ा होम कुक्ड मील चाहिए, थोड़ा डिसेंट फूड चाहिए, दे आर डन विद पलाश एंड kadam. They choose Yuktar, but yes, Yuktar has good food as well. Those who like it, it also provides Jain options. तो अगर किसी को
those who don't eat onion and garlic, for them also they have options over there. So according to your food preferences, तीनों type के messes available है, and for every kind of person they cater to. ओके सो ऑल्सो आपके हॉस्टल में आपका NBH करके एक हॉस्टल है जिसको कदम्बा हॉस्टल बोलते हैं, वो रहता है, और जिसमें आपको सिंगल शेयरिंग रूम मिलेगा, मतलब आप अकेले ही होंगे उस रूम में. यू विल गेट प्रॉपर, आपको टेबल वगैरह मिलेगा, चेयर वगैरह मिलेगी, गद्दा आपको खुद लाना पड़ता है एंड दोस थिंग्स, बट बेसिक फैसिलिटीज मिल जाती हैं. इट्स डिसेंट. तो ये रहता है आपका हॉस्टल और मेस का इन जनरल. तो यही है, मतलब मेन तो कैंपस लाइफ, छोटा सा कैंपस है, यूजुअली वॉकेबल है, मतलब 1-2 किलोमीटर में खत्म हो जाता है. बाकी ऐसे पूरी हरियाली हरियाली है, मतलब पेड़ पौधे अच्छे खासे हैं. सो या बाकी चीजें आप देख सकते हैं वंस आपका सिलेक्शन हो जाता है. अब एक और चीज लास्ट के लिए, अगर PGWD में नहीं हुआ तो क्या हम किसी और मेथड से ट्रिपल आईटी में आ सकते हैं? तो आंसर है यस. तो सीधा मैं पोर्टल पे ले चलता हूँ आपको. मार्ग मित्रा, मैं शेयर कर लेता हूँ स्क्रीन, जस्ट अ सेकंड. यस. या हाँ, तो ये एक पोर्टल है. सीधा आप जैसे ही वो पोस्ट PGWD के पोर्टल में जाओगे और उसमें होम का बटन दबाओगे तो इसमें आ जाओगे. सो यहाँ पे PGWD का ऑप्शन है. ये देखो आप, अगर MTech में एक PDM का भी ऑप्शन रहता है, वो बाद में खुलेगा. देन PhD में विंटर में भी एडमिशंस होते हैं. देन आपका MS के लिए 2 और ऑप्शन रहते हैं, स्टैंडिंग कमेटी और PGSSP. मतलब PGSSP MS नहीं है, बट आप कोर्स कर सकते हो कि जैसे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो हैदराबाद में, आप ऑफलाइन आ सकते हो वीक में 2 दिन, तो आप PGSSP से कोई कोर्स उठा सकते हो और उससे आप शुरू में एक्सप्लोर कर सकते हो कि कोर्सेज यहाँ पे कैसे हैं, और फिर किसी प्रोफेसर से बात करके आप आगे अपना फिगर आउट कर सकते हो कि रिसर्च वगैरह कैसे करें. तो मैंने काफी सारे लोगों को देखा है कि जो जॉब कर रहे हैं, इवन मतलब अच्छी खासी सीनियर पोजीशन है. जैसे मैं काफी लोगों से मिला जो गूगल वगैरह में जॉब कर रहे हैं, या तो फिर किसी और कंपनी में जॉब कर रहे हैं और अभी अपने 40s में हैं, तो भी मतलब वो एज अ PGSSP स्टूडेंट कोर्सेज करने के लिए आ रहे हैं. मेरे भी एक दोस्त ने मेरे साथ 23 में PGSSP शुरू किया था, मतलब मैंने PGWD दिया था, उसने PGSSP का कोर्स शुरू किया था. देन ही जॉइंड सम लैब एंड उसके बाद उसको वहां से स्टैंडिंग कमेटी से एडमिशन मिल गया. तो स्टैंडिंग कमेटी क्या रहती है कि आप अगर किसी प्रोफेसर के अंडर प्रोजेक्ट कर रहे हो, फिर वो प्रोफेसर आपको रिकमेंड करता है एडमिशन ऑफिस को कि चलो ये स्टूडेंट ने मेरे अंदर ये काम किया है, ये एक आध पेपर सबमिट किया है, इवन सबमिट नहीं किया है तो भी अगर अच्छा काम है और उन्होंने स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है तो हो जाता है एडमिशन. इट्स लाइक कम से कम 6 महीने तो काम करना पड़ता है, और कुछ केसेस में अगर आपका काम थोड़ा डिले हुआ तो 1 साल काम करके आप नेक्स्ट वाले सेमेस्टर में आप एडमिशन दे सकते हो. तो 6 महीने में यूजुअली हो जाता है अगर आप सीरियसली काम करते हो तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है. आप सीधा प्रोफेसर को अप्रोच करो कि सर मुझे आपके काम में, आप जो भी काम कर रहे हो उसमें इंटरेस्ट है, और उस हिसाब से फिर आगे हो सकता है उसमें एडमिशन. तो स्टैंडिंग कमेटी का अच्छा ऑप्शन है, काफी लोग उससे भी एंटर होते हैं, NPGSSP भी. फिर एक और ऑप्शन रहता है SMSR करके, इसमें शायद लिखा नहीं है, आई थिंक या देयर इज वन मोर ऑप्शन कॉल्ड SMSR. वो इंडस्ट्री स्पॉन्सर MS है, उसमें थोड़ी फीस ज्यादा रहती है और थोड़ा करिकुलम हल्का सा अलग है. उसके लिए रहता है कि आप इंडस्ट्री प्रोफेशनल हो और आपके मतलब कंपनी से अगर NOC मिल जाता है तो आप खुद से भी स्पॉन्सर कर सकते हो, और अगर कंपनी कर रही हो तो बेस्ट है. तो उसमें थोड़ी फीस ज्यादा रहती है, बट आप ऐसे भी MS कर सकते हो, तो वो एक वन ऑफ द वे है. तो उसके लिए आई थिंक रमेश लोगनाथन सर हैं जो प्रोफेसर हैं, वो उसके मेन, मतलब उस प्रोग्राम के मेन हेड हैं. तो आई थिंक यू कैन फाइंड डिटेल अबाउट SMSR. और अगर कमेंट्स में, मतलब अगर किसी को डिटेल चाहिए कमेंट्स में बोल देना, अगर 2-3 कमेंट्स आएंगे तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट. मतलब मैं कुछ SMSR स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो मेरे को हेल्प करते हैं उसमें. तो या दिस इज अबाउट इट. आई थिंक हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर ली हैं. फिर भी अगर कोई हाँ, एक और क्वेश्चन रह गया अबाउट MS वर्सेस MTech. तो MTech CSE के बारे में आई थिंक ऑलमोस्ट लोगों को पता ही है कि आप सीधा एग्जाम दो, एग्जाम का कट ऑफ आएगा, उसमें जो 2-3 राउंड्स उसके होते हैं वो होंगे और फिर आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा. इट्स जस्ट लाइक मतलब नॉर्मल प्रोसेस. तो उसमें कट ऑफ्स भी पता होते हैं, सारी एग्जाम सेम होगा, PGWD होगा.
जस्ट वो MS से थोड़ा अलग होगा। करेक्ट। अनदर थिंग टू मेक श्योर, यू कैन नॉट अप्लाई फॉर बोथ, MS और MTech दोनों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। स्टार्टिंग में ही Yeah, फॉर्म correct. एक ही Correct, चीज में तुमको मेक श्योर करना है कि तुम्हें क्या करना है और वही फॉर्म भर सकते हो। हाँ, Yes. तो ओके, और आपका फीस का मैं बता देता हूँ। आपकी 30,000 पर सेमेस्टर ट्यूशन फी रहती है और 60 to 70,000 आप हॉस्टल और मेस दोनों का मिला के मान के चलो। सो अराउंड 90,000 के आसपास 90,000. Yeah. 90,000, yes. लगेगा, 90,000 के आसपास रफली। और स्टाइपेंड आपको मिलेगा 6,000 से लेके 16,000 तक, 6 से 16 तक, डिपेंडिंग ऑन द Depend- वर्क, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफेसर, डिपेंडिंग ऑन द लैब। और उनके पास फंडिंग कितनी है। तो पहले सेमेस्टर आपको पूरा मिलेगा 16 के 16, क्योंकि वो इंस्टीट्यूट से मिलता है, कॉलेज पर हाँ Yes. कॉलेज। दूसरे सेमेस्टर से आपको 6 से 16 तक मिलेगा। मोस्टली लोगों को मैंने देखा है, मतलब जो CS की लैब्स हैं उसमें 16 मिल जाता है, बट वो आप अपने प्रोफेसर से बात कर लेना कि आपके पास फंडिंग है या नहीं, वो पहले ही बता देंगे अगर उनके पास Correct. नहीं होगा तो। Hmm. तो ये है, और वही मतलब आई थिंक वी कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। यस, तो आप Mostly yes. ओके या सो जो भी क्वेश्चन है प्लीज कमेंट में लिखिए, हम और वीडियोस Yes. बनाएंगे इस पे, और ट्राई टू मतलब yes, you guys can connect अब with us over social media, LinkedIn वगैरह पे, to reach out to doubts, comment करना। डोंट Yeah. हेजिटेट। Don't hesitate, doubt guys. या और इन कुछ चारों इन लोगों केस के link हमने in profile मिस आउट, हाँ कुछ इन केस हमने मिस आउट कर दी हो, प्लीज शेयर इट इन द कमेंट्स, विल ट्राई आवर बेस्ट टू आंसर दैट। हाँ मेरे तो PEEE और- इंटरव्यू से पहले RRC के सीनियर्स ने बहुत हेल्प करी थी इंटरव्यू प्रिपरेशन में। हाँ सेम तो अब तुम करोगे ना। Right. Just reach out हाँ, to वो us and तो we'll be है। there to help you. प्लीज इनको रीच आउट करिए लिंक्डइन पे, ये लाइक बात कर लेंगे वहाँ करंट पे कंडीशंस मालूम पड़ जाएगा। Correct. ओके ठीक है गाइस, ओके बाय बाय, थैंक यू Bye. थैंक यू All the गाइस, best for the exams. आप Bye-bye. लोग आए Bye, और guys. ये सब इन्फॉर्मेशन शेयर करी। या Yes. ओके या Bye. थैंक यू फॉर गेटिंग अस।